हाँ, आपका कक्षा 9 सब्जेक्ट आपका मैथ चल रहा था। सब्जेक्ट मैथ में जो कि अगले वाले वीडियो में मैं इसका बेसिक कंसेप्ट यानी बिंदु क्या होते थे, रेखा और जितने भी सारे कोण बनते थे रेखा से, इसके बारे में कल उस वाले वीडियो में चर्चा हुआ था। आज वाले में हम वहाँ से 2 पॉइंट छूटे थे, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, 2 पॉइंट वहाँ से बचे थे। तो आज इसको इसमें हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ आपका तो हम यहाँ पर देखेंगे संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु बताया जाए कि किसी एक लाइन पर एक लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु जब हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु कहा जाता है। संरेख बिंदु के कंडीशन में किसी भी 3 पॉइंटों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा शून्य यानी 0 का बनता है। तो कहने का मतलब है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में आ जाए तो इस प्रकार के बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक ना, लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लिए ना अगर लिखना है तो। फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई 3 पॉइंट है, ऐसा 3 हो या 3 से अधिक हो, मोर देन 3, तो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट मेरे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है। अगर ये सारे के सारे रेखाएं सारे के सारे पॉइंट एक रेखा में आ जाए, ऐसे ये ऐसे देख रहे हो ना, ये एक रेखा में आ गए। जब ये तीनों रेखाएं या 3 हो या 3 4 3 से अधिक हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन 3 से अधिक होना चाहिए। 3 से अधिक अगर रेखाएं एक ही बिंदु पे एक ही रेखा पे आ जाते हैं तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं उन्हीं बिंदु का नाम दे दिया गया है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु के कंडीशन में होता है तीनों बिंदु क्या होंगे, उनके बीच का क्षेत्रफल कुछ भी नहीं बनेगा, तो यानी उनका क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसको क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु का मतलब है कि अगर संरेख रहेगा तो एक रेखा में रहेगा। असंरेख रहने का मतलब है कि ये तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित नहीं होंगे, कुछ ऊपर या नीचे या साइड में कहीं ना कहीं स्थित होंगे। कहने का मतलब है कि जब 3 बिंदु एक रेखा में न उपस्थित होकर के एक रेखा पे न उपस्थित होंगे तो इस प्रकार के बिंदु को क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। जैसे ये है, देख रहे हो ना, ये एक रेखा ये है, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए रखा, ए लिया हूँ, बी लिया हूँ और ये दूसरा क्या तीसरा लिया हूँ, सी। देखो ये एक रेखा में है नहीं स्थित, ये देख लो तीनों 3 रेखा पे अगर कहो तो तीनों 3 रेखा पे स्थित हैं। ये देखो इधर वाले पे ये दोनों दूसरे रेखा पे स्थित हैं और ये दोनों दूसरे रेखा पे स्थित हैं और ये और दोनों क्या है, दूसरे रेखा पे। अब इनको अगर तीनों को मिलाया जाए, तीनों बिंदुओं को, तो कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल बनेगा। अगर 3 बिंदु लिया गया है तो त्रिभुज का शेप देगा। अगर 3 यानी कहने का मतलब 3 से अधिक होता था। अगर 4 बिंदु लिया जाएगा, सपोज करो कि मैं 4 बिंदु ए लिया हूँ, दूसरा ये बी लिया हूँ, तीसरा ये सी लिया हूँ और चौथा ये डी लिया हूँ। अगर इन चारों को मिलाया जाए, ये एक रेखा में आएंगी नहीं। देखो ये एक रेखा तो यही होना चाहिए, बट एक रेखा पे नहीं आ रही है, तो ये देखो कुछ ऐसा फिगर इसका बनेगा। ठीक ना, ये ठीक। उसमें क्या बताया गया था कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका देख रहे हो क्षेत्रफल कुछ नहीं दिख रहा है, शून्य अंश होता है यानी 0 होता है। यहाँ पर देखो इस 3 पॉइंट मैंने लिया था जो कि कोलिनियर है, सॉरी नॉन कोलिनियर है, असंरेख है। तो कहने का मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा में होंगे तो संरेख बिंदु कहेंगे, अन्यथा उसको असंरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है ना, तीनों रेखाएं अगर तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित होंगे तो संरेख होगा, अगर नहीं स्थित होंगे तो क्या होगा, असंरेख बिंदु होगा। जैसे यहाँ पर 3 या 3 से अधिक एक ही रेखा पर लिए थे, यहाँ पर देखो 3 बिंदु लिया जो कि एक रेखा पे स्थित नहीं, तो ये असंरेख का फिगर है और ये असंरेख का फिगर है। ये क्या है, संरेख का फिगर है। अगला आपका इसी के क्रम में अगला जो है आपका पॉइंट बना है, उसको कहा जाता है कि एक आपका पूरक कोण होता है और दूसरा आपका समपूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। आपका मैं लिखूं कोट पूरक, इसको मैं हटाता हूं, ये फिगर इसका है। अगला है आपका कोट पूरक
कोट पूरक कोण, ठीक ना। और इसी में पहला ये है, दूसरा आपका समपूरक कोण है, समपूरक कोण। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको पूरक भी कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है ना। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, पूरक कोण जो होता है, या पहले पूरक कोण जिसे कहते हैं, कोट पूरक कोण क्या होता है, जब कभी भी दो कोणों का योगफल कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, कितने अंश का हो, तो वो कहलाता है कोट पूरक कोण या पूरक कोण कहलाता है। यानी जब कोई भी दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, जोड़ने पर उनका जोड़ा जाए, यानी दो कोई भी कोण हो उनको आपस में ऐड किया जाए, ऐड करने पर अगर उसका वैल्यू जो होता है 90 अंश का आता है, तो उस प्रकार के जो कोण होते हैं उनको हमेशा क्या कहा जाता है, एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है, या कहो कोट पूरक कोण कहलाता है। दूसरा आपका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का कहने का मतलब है कि जब कभी भी दो कोण का योगफल वहां पर 180 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कोट पूरक में इन दोनों का योगफल 90 अंश का होगा, और इनमें क्या होता है, समपूरक कोण में इन दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो पूरक कोण में एक दूसरे का पूरक कोण कैसे निकाला जाता है, और समपूरक कोण में एक दूसरे का समपूरक कोण कैसे निकाला जाता है। तो मैं कहूँ कि पूरक के लिए, कोट पूरक के लिए मैं कह रहा हूँ कि दो कोणों का योगफल 90 अंश का होना चाहिए। ये आपका 90 अंश का कोण है, ठीक ना। ये अगर इसको कोई भी एंगल पर मैं डिवाइड कर दूं, दो पार्ट बना दूं, क्योंकि दो एंगल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर मैं कहा कि ये एंगल ये एक आपका रेखा, मैंने उभयनिष्ठ रेखा दोनों एंगल का खींच दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ओ है, ये ए है, ये आपका बी था, और ये लास्ट वाला जो खींच के रखा है इसको सी। अब कहने का मतलब अगर मैं कहूँ ये कोण आपका 45 अंश का बना, कितने अंश का, और टोटल कितने का है, इतना, केवल इतना जहां तक यहाँ से मिलाया हूँ, ये वाला कोण अगर 45 अंश का, तो ये वाला कितने का होगा, 45। कैसे निकाले आप लोग, टोटल में से जितना दिया था उसको घटा दिए, टोटल में से ये इतना निकालोगे तो इतना बचेगा। तो कहने का मतलब है 45 अंश का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 45 ही अंश पूरक कोण होगा। होता क्या है, अगर मैं कहूँ इसको ये कोण मेरा x अंश का है, ये वाला x अंश का, और ये वाला कितने का है, ये y अंश का है, तो कोट पूरक कोण बराबर क्या होता है, मैं कहूँ कि दोनों कोणों का योगफल कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो होगा क्या, x अंश प्लस का y अंश बराबर क्या होगा, 90 अंश। अब इससे आप एक कोण आपको दिया रहेगा, एक कोण आपको देखेगा, कहेगा इसका आप पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कहेगा 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरक कोण के लिए एक तो दे ही दिया है, चाहे x माने चाहे y माने, चाहे जो एक एंगल दे दिया है, और दूसरा अगर x मानते तो y का मान पूछेगा, या y मानते तो x का मान पूछेगा। इसका कोट पूरक कोण करने का मतलब है x के स्थान पे मैं 30 रखता हूँ, 30 प्लस का y बराबर क्या होगा, 90 का होगा। तो y बराबर क्या होगा आपका, 90 माइनस के प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से 30 गया 60 अंश। यानी कहने का मतलब है कि 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा, 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा, ठीक ना। इस तरह से पूरक कोण निकाले जाते हैं। अगला आपका है समपूरक कोण। समपूरक कोण कहने का मतलब है कि जिन दो कोणों का योगफल कितने अंश का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। तो इसके लिए समपूरक कोण के लिए 180 का फिगर यही होता है, क्योंकि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। ये पॉइंट मैं मानता हूँ O है, ठीक। इधर का पॉइंट मैं A एज्यूम करता हूँ, ठीक, और इधर का पॉइंट मैं B एज्यूम कर लेता हूँ। B एज्यूम करने का मतलब है जब यहाँ पर पॉइंट आ गया है तो ये OA रेखा है और दूसरी OB रेखा है,
इनके बीच का कोण कितने अंश का बन रहा है? 180 का। पूरक संपूरक कोण करने का मतलब है कि कोई दो कोण होना चाहिए जिसका मान हमेशा कितना होना चाहिए? 180। तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। तो एक मैं ले लेता हूं कि मेरे पास सपोज करो कि ये वाला एंगल कितने अंश का है, ये मैं मानता हूं कितने का अंश है, ये x का अंश है, और ये दूसरा जो एंगल बच रहा है ये वाला, ये वाला, तो होगा क्या आपका, चाहे y मान लो। अगर y नहीं मानते हो, अगर y नहीं मानते हो तो हम कहूँ अगर ये कोण 180 अंश का, सॉरी ये x अंश का मान के रखे हैं तो टोटल कितने अंश का बनता है एक रेखा पर? 180। 180 में तो x दे ही दिया है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? अरे भैया पूरा 180 अंश का है ये, जिसमें से इतना का दे ही दिया है, यानी अब बचा केवल इतना बचा है। टोटल का 180 अंश होता है, जिसमें इतना निकाल ही दिया है, इतना निकाल दिया, इतना बचा है। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाए? तो टोटल में से जो कोण निकाल दिया जाता है, यानी पूरा कितना था? 180 था, जिसमें से निकाला कितना गया? x अंश। तो बचे ये वाला कोण कितने का बच गया? 180। 180 माइनस का x। 100, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपए था, टोटल मेरे पास कितना रुपए था? 10 रुपए था, और 10 रुपए में से मैंने 5 रुपए खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना रुपए बचा? क्या किया? जब हमेशा जो चीजें निकलती है उसको घटा दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, कितने का टोटल का x था, टोटल का 180 अंश था वैल्यू। अब ये हमें क्या दिया है? इतने, केवल इतने कोण का। अगर इस कोण का मैं मान इसको सी दे देता हूँ, ये AOC का मान दे दिया x अंश, तो पूछ रहा है हमें ज्ञात कीजिए COB का मान ज्ञात कीजिए। इतना तो x निकल ही गया है, टोटल मेरे पास 180 था ही, तो अब इतने वाले कोणों का, ये वाले कोण का मान क्या होगा? अरे टोटल 180 था, तो जैसे यहाँ पर टोटल में 10 माना था, 5 रुपए खर्चा किया था, तो 10 में से 5 गया, 5 आया था। तो हमारे पास टोटल x था, खर्चा कितना हुआ? x, यानी x निकल गया, तो बचा कितना ये कोण? 180 माइनस का, अरे x है भाई, तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका, ये पूरा टोटल का आपका 180 था, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। ये जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस का y की बात ही नहीं है, x में बात कर रहा हूँ तो लोग y बात चिल्ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये कोण जो होगा कितना हो जाएगा? 180 माइनस का x हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि समपूरक कोण क्या होता है? इन्हीं दोनों का योग होता है, इन्हीं दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180। चलो जोड़ दो, ये पहला कोण है x, धन दूसरा कोण कितना मिला हमारा? ये वाला 180 माइनस का x। अगर दोनों को योग करने पर हमारा 180 अंश आ जाता है, तो आप कहोगे कि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण है। तो चलो ऐड कर दो, ऐड करने पर हम मिले क्या? x क्या होंगे? कैंसिल होंगे, क्योंकि 1 और 1 में से 0, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 180 अंश। यही पूछ रहा था, यही कह भी रहा था इसकी डिफिनेशन, कि अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए तो हमेशा वो कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। तो मैंने एक कोण को x अज्यूम किया था, दूसरा हमारा आया 180 माइनस का x। अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ तो वैल्यू मेरी 180 है, दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने पर इसको काट दिया तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 180। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? अगर अब तुम लोग की भाषा में कहूँ, अगर इसका x अंश मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? 180, या इसको y ही मैं मान लेता हूँ। y मानने का मतलब यही है कि दोनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए? 180। अगर मैं ऐसा करूँ कि दोनों कोणों को जोड़ूँ, x और y जोड़ूँ, तो हमेशा कितना वैल्यू आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो हमारा जो कोण होगा ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाते हैं। मैं जैसे उदाहरण लूँ, अगर मेरे पास एक कोण दिया है आपका 120 अंश, कितना? 120 अंश, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? संपूरक कोण के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 अंश माइनस का जो कोण दिया हो, 180 माइनस का कोण कितना दे रखा है? 120, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 120 बराबर कितने का आ जाएगा? 60। यानी 120 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 60 अंश, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये चीज समझ में। अगला चलते हैं, आगे आपका है एक रैखिक युग्म। रैखिक युग्म किसे कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ द एंगल। ये आपका था संपूरक और कोटपूरक कोण। संपूरक और कोटपूरक कोण पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक आपका दिया रहेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगला टॉपिक आपका आसन्न कोण है। आसन्न कोण को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल में होता क्या है कि अगर कोई भी मेरे पास दो कोण, एक कोण है,
एक कोण में होना क्या चाहिए, जो हमारा उभयनिष्ठ रेखा जो होती है, उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ दो रेखाएं होनी चाहिए या दो किरण होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के, जैसे मैं कहूँ कि ये मैं फिगर बनाऊँ, मेरे पास ऐसे ही ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है सी। अगर दो कोणों का, ये मैं एक और बना दी, इसकी मैं डी दूँ देना, ए बी सी और डी, ठीक। अगर इस प्रकार के हैं जिनके दो कोणों का एक शीर्ष यानी घनिष्ठ शीर्ष हो और दो कोणों की एक भुजा भी घनिष्ठ हो, साथ साथ कंडीशन ये कंपलसरी है कि इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है विपरीत दिशा में दो रेखाएं यानी ए सी और बी ए ऐसी उपस्थिति होनी चाहिए, यानी इस उभयनिष्ठ रेखा के विपरीत साइड में दो कोण बनते हों। तो इस प्रकार के जो कोण होंगे, ये वाला कोण इस कोण का क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर दो कोण होता है, दो कोण इस फॉर्म में मैंने बनाया कि जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो तथा उभयनिष्ठ रेखा के दोनों यानी विपरीत दिशा में दो भुजाएं स्थित हों, तो कोण ए बी डी बराबर मत कहिए, कोण ए बी डी जो होगा वह कोण डी बी सी का आसन्न कोण कहलाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान ये देना है कि अगर दो कोण हमारे पास ऐसे, मेरे पास एक कोण ये है, ये वाला कोण, और दूसरा मेरे पास ये कोण है, इन दोनों कोणों में मेरे एक जो है उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और दूसरी एक उभयनिष्ठ भुजा है। अब यह भुजा के विपरीत दिशा में हमारे पास दो भुजाएं होनी चाहिए, इसके विपरीत एक ये और दूसरा इसके विपरीत एक ये। तो ये दोनों भुजा इसके विपरीत होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए एक इधर, ऐसा नहीं कि इसके इधर होना चाहिए, नहीं, दोनों इसके विपरीत होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए दूसरा इधर। तो ये जो कोण होगा इस कोण को क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण के और कुछ कंडीशन होते हैं कि आसन्न कोण वह कोण होता है, आसन्न कोण वह कोण होता है जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब ये शीर्ष है, इसको उभयनिष्ठ शीर्ष बोलते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक अगर एक ही बिंदु पर मिलते हो, चाहे भुजा चाहे जो भी हो, तो उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। यहाँ पर शीर्ष मिल रहे हैं, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा, उभयनिष्ठ शीर्ष, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। और जो भुजा है और ये क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ का मतलब है कि दोनों यानी जितने भी चीज़ें सब में वो मिलना चाहिए। जैसे इस वाले कोण में ये भुजा मिल रही है और इस वाले कोण में भी ये दोनों में ये मिल रहा है, तो इसीलिए इसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। इस वाले कोण में ये शीर्ष मिल रहा है और इस वाले कोण में भी ये शीर्ष मिल रहा है, तो जिसमें कोण अगर दो या दो से अधिक एक ही बिंदु मिलते हैं तो शीर्ष कहलाता है उभयनिष्ठ। अगर भुजा होगी तो क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। इसकी परिभाषा होती है कि आसन्न कोण वह कोण होता है, आसन्न कोण वह कोण होता है जिसकी एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा एक कोण आपका उभयनिष्ठ हो तथा इस उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ कोण के या उभयनिष्ठ रेखा के विपरीत दिशा में दो किरण उपस्थित हो। तो कोण मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी तथा कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, ये क्या होंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण कहेंगे, आसन्न कोण है, ठीक ना। ये इसके आसन्न है और ये इसके आसन्न कोण है, इनको आसन्न कोण कहा। तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं, कंडीशन है कि इन दोनों के बीच का कोण 90 हो 180 हो, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं, कुछ भी कोण हो सकता है, लेकिन ऐसे शीर्ष इसका उभयनिष्ठ होना चाहिए और इनकी भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। साथ साथ उभयनिष्ठ शीर्ष यानी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में दो भुजाएं स्थित होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्या था, उभयनिष्ठ आसन्न आपका कोण था। आसन्न कोण के बाद क्या है आपका, आसन्न कोण के बाद आपका आता है क्या, अगला है आपका एक रैखिक युग्म, ठीक है ना। आसन्न कोण को अगर आप लोग लिखना चाहो तो आसन्न कोण को लिख लो। हाँ, रैखिक युग्म कोण या रैखिक कोण कि जब कभी भी दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो, जब
कभी भी दो आसन्न कोणों यानी आसन्न कोणों का योगफल कितने अंश हो जाए, 180 अंश हो जाए, तो वो जो होता है कोण क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कोण कहलाता है। जैसे ये आपका बिंदु मानो कि ये ए है, ठीक। अब इसका ये उभयनिष्ठ एक, ये जब दो कोण बना दिए, ये दो कोण हो गए, एक ये वाला कोण बना और दूसरा ये वाला कोण बना। ये देखो इसमें इसका नाम दे देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ और इसको डी। आसन्न कोण यही बताया गया है जिसको जिन दो कोणों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, देखो इस दोनों कोण एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया और एक ठो भुजा उभयनिष्ठ हो गया। ऐसा रहेगा तो आपको सीधी सी बात है ये आसन्न कोण कहलाएगा। आसन्न कोण में ये कंडीशन नहीं होता है कि उन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, लेकिन इसमें जब आपका रैखिक युग्म की बात आएगी तो हमेशा उन दो आसन्न होना तो चाहिए, आसन्न नहीं कोण, लेकिन हमेशा उनका दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होगा, तो हमेशा क्या कहलाएगा आपका रैखिक युग्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब ये एक रेखा है, एक रेखा पर हम जानते हैं कि 180 अंश का कोण बनता है, तो 180 है और इसमें एक जो है कि एक उभयनिष्ठ मैंने रेखा खींच डाला हूँ, और इस कंडीशन पे हमारा बना क्या, ये दोनों एक दूसरे का आसन्न कोण होंगे। कौन कौन से कोण, बी ए डी है ना, यही ना, बी ए डी, और दूसरा क्या है आपका डी ए सी कह लो या सी ए डी कह लो, तो हम कहते हैं डी ए सी, ये आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण है। लेकिन कंडीशन ये होता है इसमें रैखिक युग्म में, रैखिक युग्म में ये होता है कि इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा और हमेशा कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो रैखिक के लिए बनेगा क्या, कोण बी ए डी, एक आसन्न कोण ये था धन, दूसरा आसन्न कोण क्या था डी ए सी, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होगा। तो हमेशा इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म या रैखिक, ठीक ना। इसकी परिभाषा अगर आप लोग लिखना है तो परिभाषा लिख दो, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं कि जब दो कोणों का मान, ऐसे लिखो, रुको, जब दो आसन्न कोणों का मान, जब दो आसन्न कोणों का मान, जब दो आसन्न, दोनों आसन्न कोणों का मान कहने का मतलब ये और ये, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग, या ऐसे भी हो सकता है कि जब आसन्न कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो। हाथ लिखे कहाँ से कहाँ तक हो, जब दो आसन्न कोणों का योगफल, योग का मान 180 अंश हो, जब दो आसन्न कोणों का मान 180 अंश हो तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं, उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जैसे फिगर में ये हो गया, और कुछ भी हो सकता है, ये आपका रैखिक, ये रैखिक युग्म बनाना है, ये मुझे बी ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और ये कोण क्या हो गया आपका सी हो गया। अगर मैं कहूँ कि इस कोण का योग, ये वाला कोण आपका कितना दे रहा है, दे रखा है 130 अंश दे रखा है, ठीक है ना। ये रैखिक युग्म है, कह रहा है कि उस रैखिक युग्म का दूसरा कोण ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण कितने का है, 130 अंश है, तो उसका जो दूसरा कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा। तो टोटल की वैल्यू कितनी होती है, 180, जिसमें से कितना दे रखा है 130, तो इतने का क्या होगा, टोटल में से टोटल का दे दिया था और जिसमें से 130 निकाल लिया, तो बचा कितना, ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से जब 130 माइनस करोगे यही होता है ना, दोनों कोणों का योगफल, इस कोण का मुझे कोण का मान पता नहीं, इसका पूछ रहा है, इसको यक्ष अज्यूम कर रहे हैं, तो यक्ष धन 130 बराबर कितना होना चाहिए, दोनों आसन्न कोण यही है, आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है, आसन्न कोण यहाँ पर एक यक्ष अंश है और दूसरा दिया है 130, तो हमें दूसरे आसन्न कोण का वैल्यू निकालना है। तो कोण बी ए डी, यहाँ पर ये वाला कोण दे रखा है कितना, यक्ष अंश, प्लस ये वाला आसन्न कोण दे रखा है कितना, 130 अंश, और दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसीलिए यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 130 को घटा दोगे, उत्तर आपका आ जाएगा 50 अंश, यानी 50 अंश और 130 अंश, ये दोनों कोण क्या हो गए, रैखिक युग्म कहलाएंगे, ठीक ना। हाँ, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण पे। अब थोड़ा जल्दी करिएगा। हाँ, अगला आपका है रेखा के प्रकार। जब मैंने रेखा बताया था तो रेखा के प्रकार से वहाँ छूट गया था। तो यहाँ पर रेखा दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका समांतर रेखा, या उसको एक नाम और से जाना जाता है अप्रच्छेदित रेखाएं। दूसरी प्रच्छेदित रेखाएं यानी इंटरसेक्टर लाइन। होता क्या है, समांतर रेखा क्या होती है, जब दो रेखाओं की बीच की दूरी, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा इन सदैव हमेशा क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार की रेखाओं को एक दूसरे के समांतर रेखा बोली जाती है। जैसे मैं माना ये मेरे पास एक रेखा, इसको एल नाम दे रहा हूँ, और इस रेखा का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, एम। ये मेरे पास दो रेखा है एल और एम। अगर इनके बीच की दूरी कहीं पर भी मेजर करो, कहीं पर इसको स्केल 50 से नापो, तो अगर बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहे, जैसे मैं यहाँ पर मेजर करूँ तो अगर यहाँ के नापे तो मैं 2 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, फिर यहाँ पर भी नापा तो यहाँ पर बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर ही आया। यहाँ जहाँ पर मेजर करो इन दोनों बीच की दूरी हमेशा इक्वल आए, तो इस प्रकार की जो दो रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि जिन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उन दो रेखाओं को हमेशा एक दूसरे के समांतर रेखा बोली जाती है। ठीक ना। अगर बराबर नहीं होगा तो प्रच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी, वह एक दूसरे को क्या हो जाएगी, प्रच्छेदित रेखाएं होंगी। जैसे ये हुआ, अगर ये 3 समांतर रेखा ले ली भाई, ये 1 2 3, अब एक का नाम मैं दे रहा हूँ, ये एल है, ये एम है और ये एल रेखा है। 3 रेखाएं, अगर तीनों रेखाएं तब समांतर रेखा कहलाएंगी जब इनके और इनके तीनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, यानी इसके बीच की 2 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर नापूँ तो भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर नापूँ तो ही 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर मेजर करूँ तो ही 2 सेंटीमीटर आए, यहाँ पर मेजर करूँ तो ही 2 सेंटीमीटर आए। तो इस प्रकार की जितनी सारी रेखाएं होंगी, सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे को क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। अगला है आपका प्रच्छेदित रेखाएं। अगर ये समांतर ना होंगी तो दूसरा कंडीशन बनेगा अब प्रच्छेदन रेखा का। प्रच्छेदन रेखा का मतलब है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं बिंदु को काटेंगी, किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी। जैसे मैं माना कि मेरे पास ये एक रेखा एल है, ठीक ना, एक मेरे पास ये रेखा एल है, दूसरे मेरे पास ये कोई एक रेखा दूसरी है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं। तो जब कोई दो रेखाएं एक रेखा को दूसरे रेखा पर किसी न किसी बिंदु पर काटे, तो इस प्रकार की दोनों रेखाओं को क्या बोला जाता है, प्रच्छेदित रेखा बोली जाती है। इसकी अगर परिभाषा और मैं शॉर्ट में बताऊं कि जब दो रेखा एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करे, तो इस प्रकार की प्रच्छेदन रेखा इस प्रकार की दो रेखाओं को प्रच्छेदित रेखा कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, इसकी अगर परिभाषा को लिखना तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि जब दो रेखाएं प्रच्छेदित रेखा का मैं बोल रहा हूँ, प्रच्छेदित रेखा का, जब दो रेखाएं एक दूसरे रेखा को किसी ना किसी बिंदु पर काटे, तो इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदन रेखा कहते हैं, तथा इस बिंदु को, ये जहाँ पर काट रही हैं, इसको प्रच्छेदन बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर यल और यम एक दोनों को काट रहे हैं, मानो कि ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ये जो ओ बिंदु होगा इन दोनों रेखाओं का प्रच्छेदन बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। हाँ, प्रच्छेदित या प्रच्छेदन बिंदु हो गए। अगला आपका है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसी प्रच्छेदन बिंदु से या प्रच्छेदन रेखाओं में ही बनते हैं। तो हम इसको हटाते हैं, थोड़ा सा अच्छा से इसको फिगर बना देते हैं। अगला आपका है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, जब दो रेखाएं
एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, एक प्रच्छेदन रेखा। तो ये मैं एक रेखा ये मान ले रहा हूँ, ठीक, क्लियर। और कोई मैं ये दूसरी रेखा क्या मान लेता हूँ, ये एम है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं का जो प्रच्छेदन बिंदु है क्या है, ये ओ है, ठीक। क्या है ये, मैं बगल में लिख, क्या कर रहे हैं, अच्छा इसको यल, एक यल है और एक आपका यल है। इस रेखा पर मैं कोई दो पॉइंट ले रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, और इस पे ले रहा हूँ सी और ये डी है, ठीक। ये दो प्रच्छेदित रेखाओं के बीच का कौन कौन सा कोण आपस शीर्षमुख कोण कहलाता है, कोण ये और कोण ये एक दूसरे के शीर्षमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कोण इसके ये सम्मुख कोण, ये वाला कोण जो को क्या कहलाता है, आपका एक दूसरे को शीर्षमुख कोण कहलाता है। शीर्षमुख कोण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चार कोण फॉर्म हुए हैं, मैं कोण का नाम लिखता हूँ सी ओ बी, एक कोण की है सी ओ बी, दूसरा कोण आपका है बी ओ डी, कोण बी ओ डी, और तीसरा कोण मिलता है डी ओ ए, डी ओ ए, तथा चौथा कोण मिलता है ए ओ सी। तो इसी के आपस में शीर्षमुख कोण कहाँ कौन कौन से होंगे, तो होगा क्या, ए ओ ए, सॉरी कोण सी ओ ए, शीर्षमुख कोण के साथ साथ इनके जो शीर्षमुख कोण होते हैं आपस में बराबर भी होते हैं। तो कहने का मतलब कोण सी ए ओ जो होगा इसका शीर्षमुख कोण द्विमुख कोण, इसका शीर्षमुख कोण क्या होगा, ये वाला, इसका ये होगा, क्या नाम है इसका, कोण बी ओ डी, और इस वाले के लिए शीर्षमुख कोण ये होगा, तो कोण सी ओ बी का जो शीर्षमुख कोण होगा वह क्या होगा आपका, कोण ए ओ डी। ये दोनों शीर्षमुख कोण होते हैं और शीर्षमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण सी ओ ए बराबर कोण बी ओ डी पहला, दूसरा आपका शीर्षमुख कोण है आपका सी ओ बी बराबर कोण ए ओ बी, ये शीर्षमुख कोण है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह शीर्षमुख कोण होता है। काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए शीर्षमुख कोण का यूज होगा। और कुछ आगे बचे हैं, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच क्या रिलेशन होता है, उसको आगे वाले में देखेंगे वीडियो में। आज का टॉपिक हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।